बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। हमेशा दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। सेहत से बड़ी, तंदुरुस्ती से बड़ी इस दुनिया मत नहीं है। जब भी अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबसे पहले अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए तंदुरुस्ती की, सेहत की दुआ मांगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज का टॉपिक बड़ा मैं उसको तो अप्रिशिएट करूँगी, बट जिन मरीज़ों की हमने बात करनी है ना, वो बहुत दर्दनाक सिचुएशन में होते हैं। और ये दुख किसने समझा? ये दुख समझा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जिनकी काविशों से चाइना से एक खुसूसी मशीन, जिसको के को एबुलेशन मशीन कहा गया, वो यहाँ पर लेकर आई। जिसका मकसद क्या था? वो पेशेंट जो कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज से पहले ही लड़ रहे हैं और इलाज करा रहे हैं, और जब कैंसर का इलाज शुरू होता है बड़ा दर्दनाक इलाज होता है। कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन की जाती है, मुख्तलिफ टाइप के कैंसर्स में। ये भी आपके माहिरीन बताते हैं कि आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा। उस तकलीफ़ को समझते हुए, उस दर्द को समझते हुए, वज़ीर आला पंजाब की काविशों से जब वो चाइना दौरा करने गई तो उन्होंने, मेरे ख्याल से मैं इसको इसलिए इतना अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि मैं कैंसर के एक पेशेंट को अपने घर में देख चुकी हूँ। जिस दर्द से मेरे वालिद साहब गुजरे, शायद वो मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। वो तकरीबन 2 महीने अब तक की पूरी ज़िंदगी पर भारी थे, जिसके लिए ना तो अल्फाज हैं बयान करने के लिए। मैं जब वो टाइम याद करती हूँ तो यकीन माने मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मेरी आवाज़ अभी भी मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं किस तरह से वो वक्त बयान कर सकूँ। मैं सैल्यूट पेश करना चाहूँगी सीएम साहिबा को कि उन्होंने इस तकलीफ़ को समझा। सिर्फ वो पेशेंट तकलीफ़ में नहीं होता, उसके घर वाले तमाम लोग, सारी सारी रात हम लोग जागते रहे। उस तकलीफ़ को जो मेरे वालिद साहब बर्दाश्त करते थे, हम साथ बर्दाश्त करते रहे। अपनी ज़िंदगी के तमाम काम भी निपटाते रहे। बहुत दर्दनाक होता है ये वक्त। ये मशीन लाहौर के म्यू हस्पताल में जो है लाई गई, और मैं अभी इस मशीन से रिलेटेड जो इंकशाफात सुन के हैरान हुई कि ये मशीन कितने की है। एक पेशेंट पे अगर इसका इलाज किया जाता है तो वो एक सेशन पे कितनी लागत आती है। हैरान कुन थे ये तमाम फिगर्स मेरे सामने जब आए। आप भी सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। जहाँ पर मरीज़ लंबी कतारों में लगे रहते थे, उनका इलाज नहीं होता था, सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं था, वहाँ पर मरीज़ों के लिए इतनी बड़ी नेमत आ जाना, ज़िंदगी की एक उम्मीद जाग जाना, इससे बड़ी बात क्या है। एक जानिब कैंसर अस्पताल जो है अपनी तकमील के मराहिल में है ऑलमोस्ट, और दूसरी जानिब सीएम साहिबा की जानिब से ये काविश जो है ये की गई। अब हमने इस मशीन के हवाले से जो है वो डिटेल में डिस्कस करना है कौन कौन से, क्योंकि हमारे यहाँ ना डिफरेंट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर होता है, बहुत सारे लोगों को स्टमक का कैंसर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को मुंह का कैंसर होता है। अब किस किस्म के कैंसर में ये इफ़ेक्टिव है? बहुत सारे मरीज़ जो कि लास्ट स्टेज में काबिल इलाज नहीं रहते हैं, किस स्टेज में अगर इलाज करा लें तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आ सकता है। कितने इसके सेशन होते हैं, आपकी लाइफ क्वालिटी कितनी बेहतर हो सकती है। लाहौर के म्यू हस्पताल के दरवाजे किन मरीज़ों के लिए खुले हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया जाता है ना कि ये मरीज़ जा सकते हैं, ये मरीज़ नहीं जा सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है? इस मशीन से अगर आप इलाज करा रहे हैं तो क्या आपको साथ मेडिसिन की ज़रूरत रहती है? फिर आपका मुआलिज आपको किस तरह से लेकर चलता है? आज का खुसूसी प्रोग्राम, जिसमें अगर आप सवाल करना चाहते हैं कॉल करके शामिल हो सकते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी। जी, म्यू हस्पताल से हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रेडियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। कोएबुलेशन मशीन जिसकी हमने बात करनी है, बेसिकली ये टेक्नोलॉजी है क्या? आपने भी इंट्रोडक्शन में बड़ी अच्छी बात है कि हमें इतना पता है कि जो सेहतमंद होता है ना, उसकी 1000 ख्वाहिशें होती हैं और बीमार आदमी की सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, बस। बेशक सेहत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, कोएबुलेशन से मुराद ये है कंबाइंड एबुलेशन। एबुलेशन कहते हैं बर्न करना। कंबाइंड से मुराद हुई कि हमने 2 टेक्नोलॉजीज़ को इस मशीन ने इकट्ठा कर दिया। ठीक है। होता ये था कि बाज़ औक़ात हम लोग किसी कैंसर सेल्स को, हम कैंसर सेल्स की डेथ चाहते हैं, चाहे वो कीमोथेरेपी से हो या रेडियोथेरेपी से हो। तीसरा तरीका ये था कि उनको जला दिया जाए। जलाने के 2 तरीके, एक ठंडा करके, जैसे फ्रॉस्ट बाइट होती है, आपने सुना होगा, जो सियाचिन में गए, ठंडे इलाके में गए, उनके जो लिम्स थे वो ख़त्म हो गए, यानी वो फ्रॉस्ट बाइट होगी, वो ठंडे हो गए तो इससे सेल डेथ हो गई। तो आप उसको क्रायोएबुलेशन कहते हैं। पहले ये होता था कि क्रायोएबुलेशन करते थे, लेकिन उस दौरान
कुछ सेल जो ठंडक से ख़त्म नहीं होते वो बच जाते थे। फिर एक अलग तरीक़ेकार था जिसको हम थर्मल एब्लेशन कहते हैं, यानी उसमें हम माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी हम करते थे। ये टेक्नोलॉजी हुआ जिसने दोनों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, एक ही प्रोब यानी एक ही सुई हम पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो पहले ठंडा करती है, 0 पे बर्फ़ बन जाती है, -195 डिग्री पे। अच्छा। 100 सोचे ना, 0 से शुरू करें, -195 डिग्री पे उस कैंसर को, जो सेल्स को डेड करती है। उसके बाद फिर वो 0 पे जाती है, फिर +84 पे जाके दोबारा वो उसी सेल्स को जो बच जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। दिस इज़ व्हाट वी एज्यूम, ताकि कैंसर के सेल्स जो ठंडक से ना ख़त्म हो, वो हीट से ख़त्म हो जाए। अच्छा, जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है कैंसर की मुख्तलिफ टाइप की, उस पर कहा जाता है सर्जरी करा ले तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इस मशीन के आने से सर्जरी वाली ऑप्शन जो है वो अब पीछे रह गई है? ये ज़्यादा जदीद मशीन है जिससे अब इलाज मुमकिन है? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। इसमें पेशेंट की सिलेक्शन आ जाती है। हम ये बेसिकली करते हैं ब्रेस्ट के लिए, लंग्स के लिए, लिवर के लिए और किडनी के लिए। अब पेशेंट की सिलेक्शन में आपके सवाल का जवाब है, हम जब पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं उस वक्त हमारे पास 8 डॉक्टर्स का बोर्ड है, जिसमें सर्जन है, हम रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के लोग हैं, कार्डियोलॉजी के लोग हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, लिवर के स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं। ये बैठ के उस बोर्ड में डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट की सर्जरी होनी चाहिए, इस पेशेंट की कीमोथेरेपी होनी चाहिए या इसकी कोएबलेशन होनी चाहिए। तो जो उस क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं फिर हम उनकी कोएबलेशन करते हैं। ठीक हो गया। तो हर पेशेंट की ज़ाहिर कोएबलेशन नहीं होती, तो जो सर्जन के पास जाना होगा वो सर्जन के पास चला जाएगा और जिसने ऑन्कोलॉजी के पास जाना होगा उधर चला जाएगा। डॉक्टर साहब, कौन से टाइप के कैंसर हैं जिसका मौसर इलाज है इस मशीन के तहत? वो कौन से कैंसर हैं जिन पे आपने देखा कि इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं? अभी तक हमने तकरीबन 20 केस किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और कैंसर की जो आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये कैंसर की जो टाइप 1 है, ग्रेड 1 है, यानी कैंसर सिर्फ उस स्टेज 1 जो वहाँ पे अपनी जगह पे लोकलाइज्ड हो, मसलन वहाँ से किसी और आर्गन में ना गया हो, उसकी गिल्टियाँ ना बनी हो, बोन्स में ना गया हो या किसी और जगह पे फैला ना हो, ताकि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि उस कैंसर को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो दोबारा आगे फैले ना। इस मशीन का फ़ायदा ये कि सर्जरी नहीं होती, पेशेंट के बाद उसके उस जगह का निशान भी नहीं रहता। आपने सुई तो एक लगानी है बस, बाकी सारा काम तो उस मशीन ने करना है। आपकी स्पेशलाइजेशन ये है कि आपकी चीज़ें एग्जैक्ट हों। सॉर्ट ऑफ रेडिएशन है कि जिस तरह हम वो कराते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, उस टाइप का कुछ है? हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करके पिन पॉइंट करते हैं या सीटी स्कैन यूज़ करके पिन पॉइंट करते हैं। एक नीडल है, सुई है, जैसे टीका लगता है, यानी पेशेंट चलता हुआ अपने पाँव पे आएगा, चलता हुआ बिल्कुल ऐसे होता है। इसके लिए एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है? हम एनेस्थीसिया देते ज़रूर हैं, लेकिन उसको हम कहते हैं मॉनिटर एनेस्थीसिया। असल में एक ऑपरेशन थिएटर का माहौल होता है, एक सीटी स्कैन में या अल्ट्रासाउंड की होती है, सारे ऊपर डॉक्टर्स खड़े होते हैं, तो पेशेंट को थोड़ी एंग्जाइटी ना हो, हमारी एनेस्थीसिया के लोग टीम वहाँ पे होती है, उनको ये समझे इसे सुला देते हैं ताकि उनको एंग्जाइटी ना हो। लेकिन इतनी हीट और इतनी कोल्ड के बावजूद पेशेंट को पता नहीं चलता। अच्छा जी, पेशेंट को पता नहीं चलता। ठीक हो गया जी। थोड़े से मशीन के फीचर्स अगर मैं पूछ लूँ तो ऑब्वियसली नई जब मशीन आती है तो उसको समझना भी पड़ता है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई CM साहिबा की स्पेशल काविशों से। सो इस मशीन के बारे में बता दीजिएगा। ऑब्वियसली इसके लिए अलहदा से टेक्नीशियन भी भर्ती किए होंगे। कितने की है मशीन? ये टोटल जो प्रोजेक्ट है तकरीबन $2 मिलियन का है। इट्स एक्सपेंसिव। पाकिस्तानी कितने पैसे? तकरीबन कोई 58 से 60 करोड़। 60 करोड़ रुपए की मशीन जी तकरीबन। ठीक है, अब तक 20 मरीजों का इलाज हो चुका है जी। एक सेशन पे कितनी लागत आती है? एक जो प्रोब है जिसमें हम उस नीडल को प्रोब कहते हैं हम लोग, वो प्रोब $5,500 की एक है। तो बाज़ औक़ात एक हम यूज़ करते हैं और बाज़ औक़ात 2 यूज़ करते हैं। बाकी आपने जो मशीन के मुतालिक बात की, इस वक्त मैं खुद चाइना गया था, मेरी वहाँ की ट्रेनिंग है इसी मशीन। अच्छा जी, वहाँ पे जो एक टीचिंग हॉस्पिटल है उसके अंदर फिर मैंने ट्रेनिंग ली थी इसके मशीन के आने से पहले। ठीक है। अच्छा, इस वक्त भी चाइना में तकरीबन हॉस्पिटल्स हैं जिनमें ये काम हो रहा है, 200 हॉस्पिटल्स, और इसके अलावा इसमें तकरीबन मोर देन 20,000 केसेस इस पे भी कर चुके हैं वहाँ पे। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली, फिर वहाँ से चाइना से लोग 2 दफ़ा आए हमें ट्रेन करने के लिए। डॉक्टर्स भी आए, वहाँ के टेक्नीशियंस भी आए, तो वो लोग हमें आके यहाँ पे ट्रेन करके गए। ऑब्वियसली जहाँ से आई है, जहाँ पे लोग इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वहाँ अगर आप उनसे सीखेंगे तो बेहतर नतीजे जाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप नीडल का बार बार जिक्र कर रहे थे, तो मैं वो पूछना चाह रही थी कि ये नीडल भी कोई स्पेसिफिक नीडल होती है और क्या ये भी बाहर से मंगवाई गई है? जी जी, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नीडल है और मैंने अगर ये तस्वीर दिखा सकें उसमें, तो उसके ऊपर हम एक जब इसको इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को तो पेन इतनी नहीं होती, वो हम उसको लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। अच्छा, बेसिकली नीडल ही वो असल चीज़ है। अच्छा। इसीलिए वो एक नीडल की जो कीमत है वो $5,500 है। और पाकिस्तानी कितने पैसे? तकरीबन बने ये 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए 16 की लाख एक नीडल है? एक नीडल है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें ज़रा गौर कीजिएगा। आप ये सोचें कि एक नीडल से अगर आप एक दफ़ा में उस कैंसर को ख़त्म कर देते हैं, अगर हम इस चीज़ को दूसरी तरह देखेंगे, पेशेंट तो वो जो महीनों आप इलाज कराते हैं, खर्च कराना बर्दाश्त था, करते हैं, कीमोथेरेपी लगनी थी, रेडियोथेरेपी लगनी थी, 50 दफ़ा आना जाना था, ऐसे ही है। वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और दूसरी बात ये कि ये चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मरीज़ का तो ₹1 नहीं लगता, सब कुछ फ्री है। इस इलाज पे ₹1 नहीं लगता। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, पेशेंट के फिर अल्ट्रासाउंड होते हैं, पेशेंट का सीटी स्कैन होता है, पेशेंट की ड्यूरिंग प्रोसीजर हम सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग प्रोसीजर हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, थिएटर है, स्पेशलिस्ट है, अमला है, ये तमाम चीज़ें डाली जाए तो ये कम अज़ कम इसकी पर प्रोसीजर कॉस्ट है ये 25 से 30 लाख बनती है। लेकिन 16 लाख रुपए की तो एक वो नीडल ही है ना, और वो बाकी चीज़ें डॉक्टर साहब सारी बता रहे हैं 25 से 30 लाख रुपया बन सकती है एक पेशेंट पे आ रहा है। लेकिन पेशेंट को ₹1 भी नहीं देना पड़ता। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे जो हॉस्पिटल है मेयो और हमारी जो यूनिवर्सिटी है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तमाम चीज़ें और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, ये सब उनकी तरफ से हमें ये मिलता है। नो डाउट। सो वी कैन से कि अब तक जो सीएम साहिबा की जानिब से बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं, ये वन ऑफ देम है कि एक मरीज के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए का खर्च आ रहा है और उस मरीज का ₹1 नहीं लग रहा। इससे बड़ी सहूलत क्या हो सकती है? सो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो अच्छी चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जहाँ कहीं किसी इससे बालातर के कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई शहर लाहौर से है, नहीं है, इलाज किया जाता है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे पास लोग मर्सिडीज़ पे भी आते हैं, हमारे पास लोग पता नहीं किस पे भी आते हैं, बगैर की सवारी के भी आते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी गाइडलाइन इतनी सख्त हैं कि जब तक, और हमें कहा गया है ऊपर से, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी और हमारे जो वाइस चांसलर साहब से नीचे तक, कि जो बंदा क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता, आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना। क्राइटेरिया पे कौन लोग डॉक्टर साहब पूरा उतरते हैं, उसका बता दीजिए मुझे। उसमें होता ये कि हमने तकरीबन कुछ 4 सेंटीमीटर लिवर के लिए और 3 सेंटीमीटर ब्रेस्ट के लिए, इससे ऊपर अगर लीजन एक वो गिल्टी है या वो फैली हुई है या एक से ज़्यादा है, उसके हम ये सारा कुछ एक एक चीज़ चेक करते हैं पहले। अगर उसमें पूरे नहीं उतरते तो फिर हम उनसे माजरत कर लेते हैं कि आप जिस भी तरीके से इलाज कराना चाहते हैं आप कराएं, लेकिन हम ये कोएबुलेशन नहीं कर सकते। इसीलिए वो जो 8-9 डॉक्टर्स की जो टीम है और सारे प्रोफेसर्स हैं, जब उस पेशेंट सेलेक्ट करते हैं हम उन 9 के साइन लेते हैं ताकि कल कोई ये ना कह सके जी इसका क्यों किया और हमारा क्यों नहीं किया। सही। सो हमारे पे उस तरह से प्रेशर तो होता है, लेकिन अभी तक कोई एक पेशेंट भी ऐसा नहीं है जो इस क्राइटेरिया से हमने आगे जाके किया हो, क्योंकि हमें यही कहा गया है कि आपने जो सिलेक्शन है आपने उसी तरह ही करनी है, एंड दिस इज़ हाउ वी डू इट। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ सवालात हैं जिनमें अक्सर जब भी आप किसी पेशेंट का ऑपरेशन वगैरह प्लान करते हैं ना, तो उसका ब्लड प्रेशर, उसकी डायबिटीज़, उसका हार्ट हेल्थ वगैरह, तो ये सब चीज़ें इन सब मर्ज के साथ क्या इस मशीन से इलाज मुमकिन होता है? जी बिल्कुल मुमकिन होता है। हम पहले सारी चीज़ें हम पहले टेक केयर करते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल में होता है, उनकी शुगर कंट्रोल में होती है, क्योंकि देखिए जो पेशेंट भी अगर 60-70 साल की उम्र से ज़्यादा का होगा उसको कुछ ना कुछ तो होगा, या ब्लड प्रेशर होगा या शुगर होगी या दिल का मसला होगा। तो हम चीज़ें सारा कुछ क्लियर करके उसके बाद प्रोसीजर करते हैं। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमारे पास एनेस्थीसिया के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोसीजर के लिए कितना टाइम वगैरह होता है, ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? बिलाल साहब। जी सर जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरा बेटा है जी 3 साल का, उसको कैंसर की तशखीस हुई है, उसके ना लेफ्ट किडनी में रसोली है, तो हम उसको लेके फिर रहे हैं। फिलहाल तो मैं शोकर खाना में आया हूँ, उसकी ना रिपोर्ट जो है ना कल मिलनी है हमको, वो क्या बताते हैं, उसलिए मैं डॉक्टर साहब से कॉल किया है। क्या एज बताइए आपने बच्चे की? 3 साल है जी, उसकी लेफ्ट किडनी में रसोली है और जरा बड़े साइज की है। अच्छा, उसमें ऐसा है जी कि हमने अभी तक जो ट्रीटमेंट किए वो एडल्ट्स के किए हैं, बच्चों के नहीं किए अभी तक। और साइज़ अगर किसी एडल्ट के किसी गुर्दे में कोई रसौली है तो वो भी 4 सेंटीमीटर से साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ताकि उसके बाद फिर ये मशीन काम नहीं करती, या ये समझ लें कि उसके लिए फिर हमें उसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो चूँकि चाइना की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ये मैक्सिमम साइज़ 4 सेंटीमीटर हो। इनका जो बच्चा है वो अल्लाह उसको सेहत दे, लेकिन उसकी उम्र 3 साल है अभी, तो अभी हमने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं किया, ये वहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये एडल्ट जो हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। ठीक हो गया। मुझे ये बता दीजिएगा कि ट्रीटमेंट का दौरानिया कितना होता है, कि ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? तकरीबन 1 घंटे के इर्द-गिर्द। ठीक है। टोटल प्रोसीजर का जो टाइम है वो 1 से 1.5 घंटे के करीब है, जिसमें हम प्रिपरेशन करके प्रोसीजर करके तो पेशेंट उसके बाद हम अपने वार्ड में भेजते हैं। क्या बाकी ऑपरेशन की तरह पहले पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसका प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है, बाद में उसका तमाम ये प्रोसीजर करने के बाद भी उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक दिन पहले पेशेंट को बुला लेते हैं, वो वार्ड में चले जाते हैं अपने, और वहाँ से उनकी सारी हिस्ट्री ली जाती है, ब्लड प्रेशर शुगर मॉनिटर की जाती है। अगर वो सब कुछ कंट्रोल में हो तो फिर उसका प्रोसीजर होता है। उसके बाद हम उसको दोबारा वार्ड में भेज देते हैं। फिर 24 घंटे बाद पेशेंट को बुलाते हैं, बुला के उसका दोबारा अल्ट्रासाउंड या CT स्कैन जिसकी भी ज़रूरत हो वो चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हम आमतौर पर पेशेंट को ऑन्कोलॉजी भेजते हैं, कैंसर वार्ड में, ताकि एक दफ़ा वो उनको चेक कर लें, ताकि इनको अगर कीमोथेरेपी या रेडियो की ज़रूरत है तो उनको एडवाइस कर देंगे, नहीं तो फिर उनको घर भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, सो फार इज देयर एनी साइड इफेक्ट? पेशेंट के बाल गिर रहे हैं, पेशेंट को वॉमिट हो रही है, इस मशीन के इलाज के बाद कोई साइड इफेक्ट ऐसा आता है? ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया हमने। आप ये सोचें एक पेशेंट को डॉक्टर साहब, इलाज कैंसर के अब तक जो इलाज हुए हैं ना उनके साइड इफेक्ट ही आते हैं। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये सोचें एक पेशेंट है, सपोज को ब्रेस्ट में रसौली थी, सिर्फ एक नीडल पास हुई और उसके बाद उठ के चला गया, और तो कुछ किया ही नहीं, तो वो फिर अभी तक कोई ऐसी चीज़ कि इसमें वॉमिटिंग हुई हो, जिसके अंदर बाल गिरे हों, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो सब कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़े तो उसके बाद हो सकते हैं। आमतौर के ऊपर ये फ़ैसला हमारे ऑन्कोलॉजी के डिपार्टमेंट ने करना होता है कि इस पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं। हमारा काम ये है कि हमने प्रोसीजर करके पेशेंट को आगे रवाना कर देना है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अच्छा, एक मरीज़ को क्या एक ही ज़रूरत पड़ती है? मुझे ब्रेक का शायद कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद आके इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। तो हमने मुख्तसरन डॉक्टर साहब से पूछना है, एक पेशेंट आता है, उसको एडमिट कर लिया जाता है बगैर किसी सिफारिश के, वो पेशेंट आया, उस पर आप 30 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, जिस नीडल की कीमत ही डॉक्टर साहब ने बता दी कि अच्छी खासी है, उसके बाद इलाज पे जो पूरा खर्च आ रहा है, पेशेंट को एडमिट कर लिया। डॉक्टर साहब, इलाज का प्रोसीजर एक ही सेशन होता है? जी आमतौर पर एक ही सेशन होता है। अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी सेशन की। अब हम करेंगे ये कि 3 महीने बाद उन पेशेंट को दोबारा बुलाएंगे, उनका CT स्कैन करेंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो फिर अगला ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा कि इनको सेशन की ज़रूरत है या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक जितने कैंसर्स हमने देखे, जिनको हमने दोबारा बुला के CT स्कैन किया, हमें दूसरे सेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। इन केस अगर दोबारा आ जाए तो यही सेशन किया जाता है या फिर सर्जरी की तरफ भेजा जाता है? ये वही फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि इनको क्या करना चाहिए। अगर सर्जरी की ज़रूरत होगी वो भी सर्जरी की तरफ वो चला जाएगा। फिर वही बात है, सर्जरी हो रही है या ऑन्कोलॉजी हो रही है, ये तमाम का तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी चीज़ के कोई चार्जेस भी अस्पताल में नहीं है। कितने चांसेस होते हैं डॉक्टर साहब कि वो दोबारा से कैंसर आ सकता है, या ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? जी बिल्कुल, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि अभी तक हमने 20+ केसेस किए हैं, अभी तक हमारे पास तो ऐसी चीज़ नहीं आई। क्योंकि ऑब्वियसली एक नई टेक्नोलॉजी है, नई मशीन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा कि दोबारा रिपीट कितने होते हैं। फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है? 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। ठीक है। हम बुला के बाकायदा, हमारे पूरा कोएबुलेशन यूनिट है वहाँ पे में अस्पताल के अंदर, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करता है। वो लोग इसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, लोग उसी कोएबुलेशन यूनिट में आते हैं, वहीं पे रजिस्टर होते हैं, वहीं पे हम उनकी सारी डिटेल होती है, हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, फिर हम उनको बुला के चेक करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, आप खुदा न खास्ता वो पेशेंट जो कि यहाँ तक आना चाह रहे हैं, इस कोएबुलेशन मशीन से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है? क्या आप डायरेक्ट हॉस्पिटल आके रजिस्ट्रेशन कराएंगे या कोई ऑनलाइन भी इसका तरीक़ेकार है? क्योंकि दूसरे शहरों से भी लोग आना चाहते हैं ना। जी, दूसरे शहरों से नहीं, दूसरे ममालिक से भी लोग आना चाहते हैं। अच्छा। और आपने बड़ा अच्छा इस सेंस में सवाल पूछा कि जो लोग किसी मुल्क के दूसरे कोने में हैं, उनको ये पता चले कि हम पहुँचे यहाँ पे और ग्रेड 4 स्टेज 4 डिजीज़ है, वो तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, इसके लिए 2 काम है। एक तो डायरेक्ट जो इस इलाके के लोग हैं वो आ सकते हैं, हमारे कोएबुलेशन यूनिट है सर्जिकल टावर में हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पे आ सकते हैं। नंबर 2, हमारे जो यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल है उन्होंने एक ऐप बनाई है,
उसका नाम जी, उसका नाम KEMU म्योकोएगुलेशन ऐप है। ठीक है। अच्छा, वो ऐप के ज़रिए वो ये रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं, जो कि वो साथ खुद बता देती है। जब वो सवाल पूछेगी कि मैं जो गिल्टी है वो एक है या एक से ज़्यादा है, उसका साइज़ कितना है, वो पेशेंट को खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हूँ कि नहीं उतरता। अगर वो उतरते हैं तो ऐप से वो अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जो कि हमारे कोएगुलेशन यूनिट में जाएगी। फिर वो अपने अपॉइंटमेंट के मुताबिक जाके वहाँ पे अपने आप को दिखा सकते हैं। हमारे पास वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं जो उनको देखते हैं, उनका स्क्रूटनी करते हैं। अगर वो फिट हों या उस क्राइटेरिया पूरे उतरते हो तो फिर उसको हम वो जो एक MDT होती है, जिसका मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसमें सारी डॉक्टर्स उसके सामने पेश कर देते हैं, वो केस उनके सामने रख देते हैं। डॉक्टर साहब, नॉर्मली हमने ये देखा है, आपने MRI करानी हो सरकारी अस्पताल से, CT स्कैन कराना हो तो 8-10 दिन का टाइम दिया जाता है, महीनों भी टाइम सम टाइम होता है। तो यहाँ पे भी एक लंबी क्यू से गुजर के आना पड़ता है आपको? नहीं, उसमें चूँकि पेशेंट्स की जब स्क्रूटनी हो जाती है ना, तो फिर वो क्यू छोटी हो जाती है। पहले दिन ही पेशेंट को पता चल जाता है कि मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जिनका नहीं हो सकता वो तो ख़त्म हो गया, काम ही वहीं पे ख़त्म हो गया। जिनका हो सकता है उसकी हम फिर तकरीबन अभी तक हम तकरीबन 70 to 80 पेशेंट्स प्लस के हम लोग वो MDT कर चुके हैं जो हमारे पास थे। यानी इस वक्त ये देखिए, जो पुराने पेशेंट हमारे पास, कोई पेशेंट उसमें नहीं, क्यू में नहीं है। तमाम पेशेंट जिनकी एंटिटी हुई थी वो हमने उनको कर दिया, प्रोसीजर कर दिया। और अभी जो नई MDT के बाद पेशेंट्स हैं वो इंशाल्लाह आज भी वहाँ पे म्यो में काम हो रहा होगा। चलें जी, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हुए उन्हें पेन मैनेजमेंट की बात करनी है, बट मैं अपने प्लेटफॉर्म से CM साहिबा का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इतना महंगा इलाज जो कि हमने देखा कि किस तरह से आसान बनाया गया है। लाहौर का बड़ा हॉस्पिटल म्यू अस्पताल, जहां पर ये तमाम सहूलत दी जा रही है बगैर किसी फेवर के कि आप वहां जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड का है, ये वहां बैठे माहिरीन डिसाइड करेंगे कि आया इस मशीन से आपका मुस्तनद इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर जो इसका इलाज का तरीक़ेकार डॉक्टर साहब ने बताया, एक नीडल जिसकी लागत अच्छी खासी है, और ये नीडल्स भी बाहर से आई हैं जी मशीन के साथ। सो ये एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी, उस मरीज़ पे इस्तेमाल होगी। तकरीबन 30 लाख का खर्चा एक मरीज़ पे आ रहा है, जिसका तमाम तर बोझ हुकूमत पंजाब उठा रही है। CM साहिबा की ये पर्सनल काविश है, चाइना से मशीन लेकर आई और 20 मरीज़ अब तक इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। एक ज़िंदगी अगर बच जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ अपने 20 ज़िंदगियों को महफूज बना लिया जी, और अब आगे भी लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। सो इसके लिए मेरे ख्याल से वो तमाम लोग जो कि खिदमात वहाँ अंजाम दे रहे हैं उनको भी सैल्यूट पेश करना चाहिए। नो डाउट ये एक बहुत बड़ा काम है जी, कार खैर है, जिसमें ये पूरी की पूरी टीम, जिसमें डॉक्टर शहजाद भट्टी भी शामिल हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कैंसर के पेशेंट जो होते हैं, जिस दर्द से गुजर रहे होते हैं, उसकी मैनेजमेंट भी अब हमने सुना होती है, वो क्या होती है? जी बिल्कुल, हमारा यूनिट जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है म्यो हॉस्पिटल की वाहिद डिपार्टमेंट है पूरे पंजाब के अंदर रेडियोलॉजी का, जो पेन मैनेजमेंट करते हैं। अभी आपने जो जिक्र किया पेन का, ख़ास तौर के ऊपर कैंसर पेन का, तो हम कैंसर पेन के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। हमारे पास कैंसर पेन से मुतालिक लोग बहुत आते हैं। वो लोग जिनको कमर की दर्द है, सियाटिका है, जिनकी डिस्क स्लिप कर गई है, वो लोग जिनको घुटनों में दर्द है, वो लोग जिनको फाइब्रोमाइल्जिया या कंधों में दर्दें होती हैं, वो तमाम पेन्स का जो इलाज है हम म्यो अस्पताल में करते हैं। वो भी विदाउट एनी कॉस्ट होता है। अब तक तकरीबन 7,500 से 8,000 नहीं जी, पूरे ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, हम आप यहाँ CT स्कैन के ज़रिए या MRI के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, या हमारे पास एंजियोग्राफी की मशीन्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं पिन पॉइंट करके जहाँ पे प्रॉब्लम होती है उस जगह पे जाके, या सब जैसे इंजेक्शन लगाते हैं। आपने कहा प्रोसीजर है, तो फिजियोथेरेपी इन चीज़ों के लिए तो रिकमेंड की जाती है ना। हमने तो जब कभी भी देखा है कोई साइटिका का पेशेंट है, किसी को बैकबोन में पेन है, तो इसके लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। नहीं, ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं। अच्छा। यानी यहाँ CT स्कैन, वो जो बंदे CT स्कैन ऑपरेट करना जानते हैं, जो एंजियोग्राफी को मशीन्स को ऑपरेट करना जानते हैं, ये भी और कहीं नहीं होता। आपने शैटिका की बात की, शैटिका में डिस्क स्लिप कर जाती है जी, ऐसे ही है। उसका एक हल तो ये कि सर्जरी करा लीजिए। हम ये करते हैं उस मशीन, या हमारे पास जो इमेजिंग का इक्विपमेंट है, चाहे वो CT स्कैन है या वो एंजियोग्राफी की मशीन्स हैं, उस डिस्क के अंदर जाके एक नीडल पास होती है जो उस डिस्क उसको श्रिंक कर देती है नीडल को। जब दर्द की वजह ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर दर्द कैसे होगी? तो ये समझे कि दर्द का इलाज नहीं है, दर्द की वजह का इलाज है। जब दर्द की वजह ही ख़त्म हो जाएगी तो दर्द कैसे होगी? इस तरह वो लोग जो घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराते,
करा जी। सकते किसी वजह से, क्योंकि यहाँ उनके पास वसाइल नहीं है या एनेस्थीसिया की इजाज़त नहीं है या वो कराना नहीं चाहते, हम उनको घंटों के अंदर इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं। और हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, जैसे अगर किसी की उम्र 80-90 साल है और वो इलाज नहीं कराना चाहते, तो हम उनके घुटनों की जो नर्व्स हैं उनको सुला देते हैं कि उनकी दर्द का एहसास खत्म हो जाए। ठीक है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है। तो उसमें पेशेंट को 10 से 15 मिनट आधा घंटा लगता है। पेशेंट की जो दर्द का एहसास है सिर्फ घुटनों के इर्द गिर्द, वो नहीं होगा, फिर वो चलते फिरते भी रहेंगे, आ जा भी सकते हैं, लेकिन उनकी टांग में, ताकत में, पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए जी, वो लोग जो कि मेडिसिन खा खा के तंग आ गए, फिजियोथेरेपी करा के, तो डॉक्टर साहब ने पेन मैनेजमेंट के लिए म्यू हॉस्पिटल में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जहां आप जा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सिर्फ ये देखना चाहिए, अपना ख्याल रखें। अगर चीज़ आप स्टेज 1 पे, अगर आपको कैंसर के लिए स्टेज 1 पे पता चल जाए तो आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी रहेगी पेन, सिर्फ 2 काम कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, खाने सोने का टाइम फिक्स कर लें, तो आपको दर्द भी नहीं होगी, आप चलते फिरते भी रहेंगे, शुगर भी नहीं होगी, हमारे पास आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको ज्वाइन करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। सालगिरह किन लोगों के? नौमान जाफर, मोहम्मद ईसा बेग, उमैर अनवर, फिदा अली फैजी, सारिम, और इसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला, और इसके बाद जी हरम फातिमा, इरफान हैदर और उल्फत मुगल। आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हम आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के बाद। स्टे विद अस।